नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भिवानी में मंत्री अनूप धानक ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की और इस दौरान दरियापुर के पटवारी की शिकायत पर हंगामा हो गया, जिसके बाद मंत्री ने दरियापुर के पटवारी छबील दास को निलंबित भी कर दिया। चलते काफ़ी समय के बाद आज भिवानी में जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 20 परिवाद रखे गए थे। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने न केवल अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतें सुनने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, और इसी वजह से गांव दरियापुर के पटवारी छबील दास को राज्य मंत्री अनूप धानक के द्वारा निलंबित किया गया, क्योंकि इस पटवारी के खिलाफ गाँव के इमंद्रूप नामक किसान के द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसको पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया था और इस वजह से उसको 3 साल से काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। कई मंचों पर शिकायत की गई थी, बात चाहे तहसीलदार की करें, जिला राजस्व अधिकारी की करें, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो सीएम विंडो में शिकायत की गई थी और सीएम विंडो पर शिकायत किए जाने के बाद आज जो है जिला कष्ट निवारण परिवेदना समिति की बैठक में इस परिवाद को रखा गया था। हालांकि उससे पहले ही मामले की प्रतिपूर्ति करते हुए कल ही उक्त पटवारी को, जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, मीरान गांव में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन शिकायतकर्ता इस बात से कतई खुश नहीं था, नाखुश था और पूरे मामले को लेकर आज मीटिंग में हंगामा बरपाया गया। और वजह यही थी कि न केवल पटवारी को निलंबित किया गया बल्कि अधिकारियों को भी तल्खी से निर्देश जारी किए गए थे कि अधिकारी किसी भी मामले में हिला हवाली न बरतें। आज की जिला कष्ट निवारण परिवेदना समिति की बैठक में 20 परिवाद रखे गए थे, जिसमें 8 का तुरंत मौके पर निपटान किया गया, जबकि 12 को पेंडिंग रखा गया था, लंबित रखा गया था, जिनको अगली शिकायत की जो मीटिंग है उसमें रखा जाएगा, उसमें सुना जाएगा। हालांकि जिस तरह से किसानों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था, उसके मद्देनजर अनूप धानक की सुरक्षा के लिए पंचायत भवन को पूरी तरह से घेरा गया था। चारों तरफ से जो रास्ते पंचायत भवन को आते हैं वहां पर उनको सील किया गया था और साथ ही साथ बड़ी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग को जाम कर दिया। केयू के दूसरे गेट के सामने किसानों ने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस और किसान की झड़प भी हुई। खबर हिसार से, जहां पर किसानों पर दर्ज 350 एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर किसान नेता प्रशासन से मिले, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन को 24 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे डाला है। तो बड़ा साधारण था कि वो जो केसेस वापस लेने थे, 1 महीने का समय दिया था और 1.5 महीना हो चुका है, केसेस वापस नहीं लिए गए। उसी पे आज बात हुई। यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने चंडीगढ़ बात की और बात का निष्कर्ष ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन कहीं ना कहीं शरारत कर रहा है। वो इस मामले को लटका के प्रेशर बना के रखना चाहता है। हमने ये कहा है, हालांकि प्रशासन ने आश्वस्त किया कि प्रोसेस में है और जल्दी हो जाएगा, लेकिन उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं शरारत करने के मूड में है। और हमने ये तय किया 24 तक अगर ये केसेस विड्रॉ नहीं होते तो संयुक्त किसान मोर्चा इस विषय को लेके अपनी रणनीति का ऐलान दिल्ली से करेगा। सरकार के जो अधिकारी हैं यहाँ पे, आईजी साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने प्रशासन से बात करके और हमको आश्वस्त किया था। आज वो उस बात से हट रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, भाषा में फ़र्क आ गया। उस दिन उनका ये था कि 100% हम जो कहते हैं सो करते हैं। और तो वहीं चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में जिस तरह से प्रदर्शन किए गए थे, उस कड़ी में चरखी दादरी के बाडड़ा में भी प्रदर्शन किया गया। राकेश चांदवास की अध्यक्षता में आज न केवल प्रदर्शन किया गया बल्कि
एसडीएम की मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया गया, जिसमें महंगाई पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हालांकि पूरे प्रदेश भर में आज प्रदर्शन किए गए थे, डेमो किए गए थे और प्रदर्शनों के माध्यम से न केवल केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया था, बल्कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कहीं न कहीं सरकार से सवाल किए गए थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना था कि सरकार ना तो रोजगार दे पाई है, उल्टे महंगाई को बढ़ाया गया है। बात चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की करें या फिर बात चाहे रसोई गैस की कीमतों की करें, तमाम चीज़ों में इजाफा हुआ है, जबकि रोजगार के नाम पर बेरोजगारी को ही बढ़ाया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं फतेहाबाद में भी आम आदमी पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देश में युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय में पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदे में हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था। सरकार को सत्ता में आए 7 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन नौकरी देना तो दूर की बात, युवाओं की नौकरी जा रही है। कोरोना काल में करोड़ों युवा नौकरी से बेघर हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक कर्मचारियों और पद खाली पड़े हैं, जिसको लेकर जल्द भर्ती की आवश्यकता है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और वह मांग करते हैं कि युवाओं को जल्द रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। करनाल में पुलिस ने बड़े बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। करनाल पुलिस की एंटी थेफ्ट शाखा को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस शाखा ने आज 19 बाइक चोरी की बरामद की हैं और इस गिरोह के 5 सदस्यों को भी काबू किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो लंबी कतार है उन मोटरसाइकिलों की जो एक 5 सदस्यीय जो गिरोह है उसके द्वारा चोरी की गई थी। हम आपको बता दें कि इस गिरोह में 5 जो सदस्य हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। जहां तक चोरी के पीछे जो कारण, जो वजह सामने आई है, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये नाबालिग बच्चे जो इस चोरी की घटनाओं में संलिप्त थे, अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आज 19 के करीब बाइक यहां पर बरामद की हैं और पुलिस का दावा है कि आगे रिमांड के दौरान कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चाय की दुकान से पाई जमा की, लेकिन इस मेहनत की कमाई को महज 3 मिनट में ही साइबर क्राइम के ठग ले उड़े। जी हां, रोहतक के सैनीपुरा निवासी योगेश्वर के क्रेडिट कार्ड से पहली बार तो 1 लाख, दूसरी बार में 92,000 और तीसरी बार में 96,000 रुपए निकाल लिए गए। इस तरीके से उसके खाते से कुल 2 लाख से भी ज्यादा की राशि गबन कर ली गई। इसके तुरंत बाद पीड़ित ने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया और मामले की शिकायत पुलिस व साइबर सेल में दर्ज करवाई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मामले में उसकी सुनवाई नहीं कर रही। 3 ट्रांजैक्शन होके 2,88,403 रुपये कट गए। मैंने चाय बेच के 2 रुपये इकट्ठे करके तो पैसे इकट्ठे करे थे परिवार के गुजारे के लिए, बड़ी मेहनत से। और पहले स्थिति कुछ ख़राब है, काम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से गुजारा नहीं चल रहा। और ये घटना मेरे साथ बड़ी भारी हो गई। अब मेरे पहले ही गुजारा नहीं चल रहा था, अब मेरे वैसे ही मैं टेंशन में रहने लग गया। और ये जोड़े थे जो, अब कुछ नहीं है। अब मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये नुकसान हुआ है, जिसने मेरे पैसे काटे हैं, निकाले हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करी जाए कि मेरा जो पैसे हैं मुझे वापस करवाए जाए। जगाधरी में सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण यूनिट व चाइल्ड हेल्थ की टीम ने संयुक्त रूप से एक फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो बाल मजदूरी कराई जाती। जब टीम गई तो उन्होंने काफ़ी बच्चों का बाल मजदूरी करते देखा। 9 बच्चों का तो टीम ने रेस्क्यू कर लिया, जिसे CWC के सम्मुख पेश किया जाएगा। जानकारी देते हुए जो अंजू वाजपेयी हैं, उन्होंने बताया कि जो ये बच्चे हैं इनको CWC के जब पेश किया जाएगा तो इसके अलावा जिनके माँ बाप हैं उनकी भी काउंसलिंग
की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कई तरह की योजना है जो बच्चों को कारगर बनाने के लिए कई तरह की जो काम हो रहा है। वो चाहते हैं कि जो कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना करे, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करे और जो ज़रूरी काम है खेलना कूदना इस तरफ करे। तो उन्होंने आम आदमी को ये भी कहा कोई भी आदमी जो है बाल मजदूरी ना करवाए, यदि कोई बाल मजदूरी कराएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। अब खबर पंचकुला से, जहां पर अतिक्रमणकारियों पर निगम सख्त हो गया है। एनक्रोचमेंट करने वालों पर 5,000 का जुर्माना होगा, साथ ही सामान भी जब्त हो जाएगा। पंचकुला को एनक्रोचमेंट फ्री करने के लिए अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निगम पंचकुला भी काम करेगा, जिसके चलते नगर निगम पंचकुला की शुक्रवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें तय किया गया है कि अवैध रेडी फड़ी वालों पर अब 4 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। एक और जहां रेडी फड़ी वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था, वहीं अब रेडी फड़ी वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बार बार अगर ये लोग अवैध रेहड़ियों को लगाएंगे तो इनकी रेहड़ी को जब्त कर मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है। पहले भी इस तरह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम कई दावे कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि ये दावा कितना सटीक साबित होता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कैथल सीएमओ ने जिलेवासियों को एक बार फिर वैक्सीन लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में 33% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज बातचीत करेंगे कैथल के डॉक्टर शैलेंद्र ममगई सैली के साथ। उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ जो वैक्सीनेशन की स्थिति है और कितने वैक्सीनेशन के जो कैथल के अंदर सेंटर है, कितने सेंटर हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति है। सर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है कैथल की? देखिए, आज कैथल जिले के अंदर 43 स्थानों पर कोविड की वैक्सीनेशन की गई है, जिसमें पहली डोज जो है 2,873 और दूसरी डोज 1,006 लाभार्थियों को लगाई गई है। तो इस तरह मिला के अगर हम टोटल डोज लगाएं तो हमारी 3,879 लोगों डोज दी जा चुकी हैं। और अगर हम टोटल लगाएं तो अभी तक हम लगभग 35% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर पाए हैं। अब जैसे प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य के सभी 50 बेड से ज्यादा वाले प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने होंगे। तो वहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 10% और 20% ऑक्सीजन बेड रिजर्व रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम देश का बड़ा मेडिकल हब है, जहां पर 43 ऐसे अस्पताल हैं जो 50 बेड से ज्यादा के हैं। कुल मिलाकर S3 पोर्टल पर 96 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन 43 ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो 50 या उससे ज़्यादा के थे। इन सभी 43 हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि ये या तो अपने यहाँ PSA प्लांट लगाएं या लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करें, और ना केवल ऑक्सीजन में सेल्फ सफिशिएंट हों, बल्कि साथ के साथ इनको ये भी दिशा निर्देश किए गए कि 10% बेड अपने पीडियाट्रिक के बढ़ाएं और 20% ऑक्सीजन बेड सभी अस्पतालों को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। और हमने इनको 10 जुलाई तक का टाइम दिया है। 10 जुलाई को एक पता चलेगा कि कितनों ने इसके ऊपर काम किया है या कितनों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। हरियाणा सरकार 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करवाने का प्रयास कर रही है। पलवल जिले में अभी तक 1200 टीबी के मरीज हैं, जिनमें से 70 टीबी के गंभीर केसेस हैं, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। आज पलवल जिले के डिप्टी CMO रेखा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2025 तक हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने बताया है कि प्रदेश के अंदर 1200 टीबी के मरीज हैं, जिसमें से 70 गंभीर मरीज हैं जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है। और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए जो एक कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें आशा वर्कर घर घर जाकर टीबी के पेशेंटों की जांच करेंगी। उन्होंने बताया कि जो भी टीबी के मरीज हैं या उनके घर में पहले से कोई टीबी के मरीज हैं, उनकी अस्पतालों में जाकर जांच कराएं ताकि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया
झज्जर के एक गांव में एक मासूम के गले में घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगाई गई रस्सियों का फंदा खेल खेल में लग गया और अचानक लगे फंदे से मासूम का दम घुट गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि हादसे की सूचना मिलने पर मासूम के परिजन उसे आनंद फानन में उपचार के लिए झज्जर के निजी अस्पताल भी लेकर आए, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार झज्जर के गांव सिलाना में 12 साल का मासूम घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगाई गई रस्सियों से अक्सर खेलने के लिए अपनी छत पर जाया करता था। गत दिवस भी वो छत पर गया था, लेकिन अचानक ही इन रस्सियों पर लटकने के दौरान एकाएक हिमांशु के गले में फंदा लग गया और वो दम घुटने की वजह से मौके पर ही उसकी जान चली गई। ये छत पर खेल रहा था, अच्छा डेली खेल रहा था, तो छत पर कपड़े सुखाने के लिए 3-4 रस्सियाँ बांध रखी थी। उन रस्सियों को खेल रहा करता, उनमें लटका करता, ढूंढा करता। वो कल कैसे क्या हुआ उसके गले में जो है ना वो रस्सी अटक गई। वो कोई काफ़ी देर नीचे नहीं आया तो घर वालों ने देखा भाई ऊपर क्या कर गया, इतनी बार होगी। ये करीब 7:30-8 बजे की बात घटना की। 9 बजे करीब हमारे को इतला मिली थी। आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिसमें किया को। निजी स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी से परेशान होकर अब अभिभावक बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाने लगे हैं। सोनीपत के शहजादपुर गांव में पिछले साल की तुलना में इस बार एडमिशन में काफी इजाफा हुआ है। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है। साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से किताब नहीं मिलने के बावजूद बच्चे आपस में किताबों का आदान प्रदान कर पढ़ाई को सुचारू कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में नाम मात्र फीस में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। मेरा लड़का मालवीय स्कूल में पढ़ता है, वहाँ मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। वहाँ फीस ज़्यादा मांग रहे हैं, फीस वहाँ मैं दे नहीं पा रहा लॉकडाउन के चलते, और वे कह रहे हैं जी फीस लेने के लिए वगैरह हम वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो अभी ये लॉकडाउन में कहाँ से पैसे लाएं जी, क्या करें। शिक्षा मंत्री से यही कहूँगा जी मेरा वो सर्टिफिकेट दिवाया जाए बच्चे का, और मैं यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवा दूंगा और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे जी। प्राइवेट अंबाला के जिला शिक्षा सदन कार्यालय में कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए। जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आए तो सब देखकर चौंक गए। दरअसल अंबाला के सेंट पॉल स्कूल मैनेजमेंट ने फीस ना भरने के कारण 21 स्कूली छात्रों के नाम काट दिए, जिसके बाद गुस्साए अभिभावक बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की, जिसको हम भरने में असमर्थ हैं। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कहना है कि दोनों पक्षों ने जो समस्या रखी थी उसका निदान कर दिया गया है। बच्चों का जो नाम काटा गया था उसको फिर से जोड़ दिया जाएगा और पढ़ाई भी दोबारा शुरू करवा दी जाएगी। तो वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि मामला अब सुलझ चुका है, अभिभावक फीस देने को तैयार हैं, बच्चों के नाम दोबारा जोड़े जाएंगे। खबर फरीदाबाद से, जहां पर लॉकडाउन के बाद से कई जगह श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई उद्योगपति लेबर लॉ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। श्रमिकों को उनकी वेलफेयर स्कीम का भी फायदा समय पर नहीं मिल पा रहा। तमाम मसलों को इंडिया न्यूज हरियाणा ने डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी से इसको लेकर बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। फरीदाबाद एक ऐसी औद्योगिक नगरी जहां लाखों कामगार काम करते हैं, लेकिन उनके मिनिमम वेज को लेकर लॉकडाउन के बाद में कई शिकायतें मिल रही हैं। कई उद्योगपति अपने वर्करों को पूरी मेहनताना नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ में लेबर लॉ के जो और कानून हैं वो भी पूरी तरह से फॉलो फरीदाबाद में नहीं कराए जा रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ में खुद डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लॉकडाउन के बाद में स्थिति बेहद गंभीर दिखाई दे रही है फरीदाबाद में, लगातार शिकायतें आ रही हैं मिनिमम वेज को लेकर, खास तौर से क्या कहेंगे? जहाँ तक वर्कर की शिकायत की बात है, कार्यालय के अंदर वर्करों की तरफ से अभी कोई शिकायत ऐसी नहीं है। जो रूटीन में आती हैं उतनी ही शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी हमने मीडिया न्यूज़ को देखते हुए, और 3 तरह से हमें न्यूज़ प्राप्त होती है मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वर्कर के थ्रू। और चौथी एक शिकायत होती है जिसको हम बड़े इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करते हैं, वो होती है र्यूमर। और र्यूमर आहिस्ता उसको सच्चाई, कभी ना कभी उसको सच्चाई तक वो पहुंच जाती है। तो हम चारों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लान बनाया है। 3 स्टेप का प्लान है डिपार्टमेंट का। पहला ये है कि हम लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी देंगे। दूसरा ये है कि अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर किसी को दिक्कत आती है तो उसके अंदर सहायता की जाएगी। और तीसरा स्टेप हमारा होगा, ये 2 पूरे करने के बाद में भी अगर कोई इसका इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी जो लेबर एक्ट के अंदर कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो रही
तो वहीं जींद में हरियाणा पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां पर डीएसपी ने सड़क हादसे में घायल 2 गंभीर घायलों को अपनी गाड़ी में सामान्य अस्पताल तक पहुंचाया। दरअसल डीएसपी ने कहा कि जींद कैथल रोड पर शहर से गुजर रहे थे कि इस दौरान 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डीएसपी जितेंद्र खटकड़ उसी रास्ते से अपने उचाना स्थित कार्यालय के लिए निकल रहे थे और घायलों को देखते ही तुरंत गाड़ी रोककर वापस शहर की तरफ गाड़ी को मोड़ा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।